नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। श्रीलंका में हालात अब धीरे धीरे और खराब होते जा रहे हैं। सरकार ने कर्फ्यू लगाने के बाद अब सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप को लोगों की पहुंच से अब बाहर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात से ही श्रीलंका के कई शहरों और इलाकों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे। एक तरफ से देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लैकआउट की स्थिति है, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने के बाद पहले से ही ईंधन और बिजली संकट को लेकर जूझ रहे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर बैन के जरिए लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। श्रीलंका में कर्फ्यू के दौरान लोगों के सड़क, रेलवे स्टेशन, समुद्री किनारे समेत कई और भी सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोक लगा दी गई है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को लेकर छूट भी दी गई है और साथ ही राजनयिक मिशन से जुड़े कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। श्रीलंका की सरकार के मुताबिक देश में विरोध प्रदर्शनों की वजह से अब तक करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। सरकार के मुताबिक अब मिरहाना इलाके में राष्ट्रपति आवास के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी और गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि श्रीलंका में मौजूदा वक्त में सबसे खराब आर्थिक संकट का दौर है। श्रीलंका सरकार ने शनिवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की रात को देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रपति ने सख्त कानूनों को लागू किया और इसके साथ ही सेना को बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। देश में ईंधन की कमी के साथ साथ लोग अब ब्लैकआउट की समस्या से काफी परेशान हैं। इसके साथ ही महंगाई चरम पर है और इसी बीच श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी लंका आईओसी ने शुक्रवार को कहा कि वो बिजली की कमी के चलते कम करने के लिए 6000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति करेगी। और एटा में फिर चला बुलडोजर। कचहरी रोड पर गरज रहाल बाबा का बुलडोजर अवैध बिल्डिंग को तोड़ रहा है। बुलडोजर डिस्ट्रिक्ट जज के आवास के पास बनी है और बड़ी खबर है इस वक्त की एटा से, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। आपको बता दें, कचहरी रोड पर गरज रहा बाबा का बुलडोजर। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट जज के आवास के पास बनी है एक बिल्डिंग और तथ्यों को छुपाकर नक्शा पास कराने का आरोप सामने आया, जिसके बाद सपा नेता के रिश्तेदार की ये जगह बताई जा रही है और ये बिल्डिंग सपा नेता के किसी रिश्तेदार की बताई गई है। प्रशासन ने अब बिल्डिंग मालिक बलबीर सिंह यादव को नोटिस जारी कर दिया था। 31 मार्च तक अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। और साथ ही आपको बताते चलें कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें हैं कि इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। तमाम पुलिस बल यहां पर मौजूद है। कचहरी रोड का यह मामला है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जिस शख्स के नाम है वो सपा नेता का रिश्तेदार है और प्रशासन ने हाल ही में कुछ दिन पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से अब भूमाफियाओं में हड़कंप मचता दिख रहा है। जिले भर के भूमाफिया प्रशासन की रडार पर बने हुए हैं। राजस्थान में अब नए जिले बनाने की मांग तेज होती जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने नए जिले बनाने से पहले एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही ये तय किया जाएगा कि कहां-कहां जिले बन रहे हैं। लेकिन अपनी मांग पूरी न होने पर जीवन भर नंगे पांव रहने का संकल्प करने वाले कांग्रेसी विधायक मदन प्रजापति एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। ताजा मामला सामने आया है सीएम गहलोत के निवास का, जहां पर रात्रि भोज कार्यक्रम से जुड़ा यह मामला है, जहां बाड़मेर जिले के पचपदरा से विधायक मदन प्रजापत विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद सीएम की तरफ से दिए रात्रि भोज में शामिल हुए, लेकिन वो बिना खाना खाए भूखे ही लौट आए। नए जिले बनाने की मांग नहीं मानने पर पचपदरा विधायक मदन प्रजापत अब सीएम से दूरी बनाने लगे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद सीएम की तरफ से पक्ष विपक्ष सदस्यों को रात्रि भोज देने की परंपरा है। सीएम गहलोत के रात्रि भोज में बिना खाना खाए लौटने पर मदन प्रजापत ने कहा है कि मांग पूरी न होने पर विधानसभा में चप्पल न पहनने और जीवन भर नंगे पांव रहने का संकल्प लिया था।
प्रजापति ने यह भी बताया कि जब सीएम के रात्रि भोज कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके साथी विधायकों ने कहा कि आज तो सीएम आपको चप्पल पहना ही देंगे। उनको लगा कि सीएम और साथी विधायक की जिद के आगे कहीं उनका संकल्प ना टूट जाए, और ऐसा हुआ तो क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे में उन्होंने ना तो मुख्यमंत्री के रात्रि भोज कार्यक्रम में खाना खाया, ना ही उनसे कोई मुलाकात की। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्रजापति ने एक अनूठा प्रण लिया था। विधानसभा में बोलते हुए विधायक ने कहा था कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जीवन भर नंगे पांव रहेंगे, कभी जूते नहीं पहनेंगे। जीवन भर नंगे पांव रहने की बात करने वाले विधायक की मांग बालोतरा को जिला बनाने की है, और विधानसभा में बोलते हुए विधायक ने कहा था कि 40 साल तक सब्र हो गया, अब और सब्र नहीं होता। बालोतरा को जिला बनाने के लिए कोई पद नहीं चाहिए और ना ही अन्य कोई बड़ी मांग है। उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि बालोतरा को जिला बनाया जाए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सफाई कर्मचारियों के लिए अब 500 रुपए प्रतिदिन के मानदेय में संबंध में एक आदेश जारी किया है। अब उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है, जिसके बाद से कई बड़े फैसले लिए गए। उत्तराखंड के हालिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस जीत के बाद अब प्रदेश की राजनीति में कई रिकॉर्ड्स बनाए गए। जहां एक तरफ पार्टी ने 70 में से 47 सीटें जो हैं जीत ली हैं, तो उसी के साथ ही पहाड़ी राज्य में सत्ता पर दोबारा एक बार बीजेपी काबिज हो गई है। इस साथ ही आपको बताते चले कि सीएम धामी को चुनाव हारने के बाद भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, और इसके बाद एक नए राजनीतिक अवधारणा की शुरुआत हुई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार ने कमेटी बनाने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कैबिनेट ने राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने को लेकर समिति गठन करने का फैसला लिया। धामी ने कहा है कि हमारा राज्य हिमालय और गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक विरासत का केंद्र बिंदु है। हमारी समृद्ध सैन्य विरासत है और वहां दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए एक समान हो। तो वहीं गाजियाबाद में नगर निगम के नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को वापस ले लिया गया है। दरअसल शुक्रवार को निगम ने एक आदेश जारी कर नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके अनुसार यहां पर यह प्रतिबंध 2 से लेकर 10 अप्रैल तक के बीच प्रभावी रहता, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। बता दें कि शनिवार को मेयर की ओर से जारी किए गए ताजा पत्र में कहा गया कि इस मामले में यूपी सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है। जिले के 5 क्षेत्रों में जारी किए गए पहले के आदेश में कहा गया था कि महापौर के निर्देशों के अनुसार ही मंदिर में सफाई बनाए रखने और अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। साथ ही इस संबंधित क्षेत्रों में मंदिरों में साफ सफाई बनाए रखने और मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देश थे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पहले भी त्योहारों के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने की कई अपीलें जारी की थी। गुरुवार को उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर यह भी कहा था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई रेस्टोरेंट्स मांस बेच रहे हैं और अधिकारियों से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। और खबर रायबरेली से है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर अनियंत्रित तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और बाइक सवार के साथ ही भांजी और बहन दवा दिलाने के लिए जा रही थी, जिस दौरान ये टक्कर हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो आपको बता रहे हैं रायबरेली से। रायबरेली में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। आपको बता दें, बाइक सवार लोग दवा दिलाने ले जा रहे थे। बाइक सवार एक के साथ भांजी और बहन सवार थे और दवा दिलाने जा रहा था शख्स और बाइक सवार। टक्कर के बाद से ही बाइक में बैठे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि बच्ची भी गंभीर रूप से घायल बनी हुई है। ये घटना आपको बता दें कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्यारेपुर गांव के पास की बताई जा रही है। तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं रायबरेली से, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोग जो है इस घटना का शिकार हो गए।
एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जबकि बच्ची को भी गंभीर चोटें आई हैं। बता दें आपको कि दवा दिलाने के लिए युवक बाइक सवार इन दोनों को ले जा रहा था, जिस दौरान ये घटना हुई है। एक लोडर ने इस बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। इसके साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उदयपुर में रात को आकाश में ऐसी खगोलीय घटना हुई कि सभी देखकर चौंक गए। रोशनी के साथ ही तेज रफ्तार में कोई वस्तु गुजरती हुई दिखाई दी है। सभी ने उस पर अपने नजरें बनाई और कैमरे में इस दृश्य को कैद किया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया है। आपको बता दें, ये खगोलीय घटना राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा जिले के लोगों ने देखी है। साथ ही इस घटना का वीडियो भी बनाया गया। यहाँ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी लोगों ने इसे देखा। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे के लोगों ने बताया है कि शनिवार की रात को उस समय हतप्रभ रह गए जब आकाश से धरती की तरफ एक चमकीली वस्तु गिरती हुई दिखाई दी। पहले तो सभी इसे फाइटर प्लेन समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब नजदीक आई तो यहाँ पर ये नजदीक आते ही ये चीज चमकीली तारों की तरह दिखने लगी और तारों की ही तरह बिखर कर धरती की ओर गिरते हुए ओझल हो गई। बाद में पता चला है कि ये एक उल्का पिंड था और उदयपुर के सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पहले तो उन्हें भी लगा कि कोई फाइटर जेट जा रहा है, लेकिन पास आते ही वो अलग अलग होता दिखाई दिया। ये टूटते तारे के रूप में उल्का पिंड था। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी की थी कि 4 मार्च को सुबह पृथ्वी के बेहद नजदीक से एक उल्का पिंड गुजरेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरे ओर अत्यंत वेग से जाते हुए और पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे या फिर लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे ही उल्का पिंड कहा जाता है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर बागराय क्षेत्र में गांव भाव में गांव वालों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यहां गांव वालों का यह आरोप है कि उनका पुश्तैनी तालाब दबंगों द्वारा भाटा जा रहा है, तो वहीं दबंगों के साथ लेखपाल और कानूनगो मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर उनके पुश्तैनी तालाब को हड़प रहे हैं। इसी के चलते गांव वालों ने उचित कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों से कार्रवाई की अपील भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। राजकीय इस बात की है कि ये तालाब बहुत पुराना है और ये अपने नाम करवा लिए हैं। उसमें जो कि और भी अंदर जमीन है पास पड़ोस की, पूरे गांव को तालाब जाता है। बहुत समस्या हो जाएगी बरसात के समय में। ये दबंग टाइप का आदमी है, मनीष शुक्ला उसका नाम है। जहाँ देखो ये यही काम करता है। तो मामले की सूचना मामले की सूचना दे रहे हैं लोग बाग अधिकारी को, जिला अधिकारी को लिया गया है। माननीय राजा भैया के पास हम लोग गए न्याय के लिए, अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला। जांच के लिए लेखपाल आए थे तो इनके पिताजी बोले राम सूरज शुक्ला कि हमको ये मंजूर नहीं है नाम। हमारे गांव के ये ठीक सामने एक 121 नंबर है जो तालाब की आकृति का आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पुराना है। हमारे पूरे गांव के दोनों तरफ तीनों तरफ से पक्की नालियां बन करके पूरे गांव का बरसात का पानी उसी में जाता है और पूरे गांव वाले के साथ पानी जानवर भी उसी में नहाते हैं, उसमें पानी भी पीते हैं। गांव वाले उससे अपना पानी यूज भी करते हैं, खेत की सिंचाई भी करते हैं उसको। अब ये लोग किस तरह से अपना बैनामा और पट्टा लिए, कहाँ से लिए, हम लोगों को मालूम नहीं है। पूरे देश में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं जोधपुर के सभी मंदिरों में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। मेहरानगढ़ किले में मां चामुंडा मंदिर में श्रद्धालुओं से हुजूम देखने को मिल रहा है। नवरात्रि पर मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। गर्मी को देखते हुए जगह जगह पीने का पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। पुलिस समेत मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सुरक्षा कर्मी भी चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं। मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट में आपको बता दें कि इस म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से इस बार परिसर को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त रखा गया है। माता का दर्शन करने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद कागज की थैले में लेने को कहा गया। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्र पर मां चामुंडा के मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। ऐसे में नवरात्र में 9 दिन व्रत करने वाले चामुंडा मां के भक्त आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचते हैं। भगवान के सामने माथा टेक कर मन्नत मांगी जाती है।
मान्यता ये भी है कि मां के चरणों में शीश झुकाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी श्रद्धालु मंदिर में लेकर आते हैं और मां चामुंडा का आशीर्वाद लेते हैं। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ दिखा। जय माता दी के नारे लगाते हुए भक्त मंदिर पहुंचे और मां चामुंडा की प्रतिमा, जो कि 563 साल पहले विक्रम सावंत ने 1517 में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंदौर से लाकर स्थापित की थी। आपको बता दें कि परिहारों की कुलदेवी चामुंडा को राव जोधा ने भी इष्ट देवी स्वीकार किया था। जोधपुर वासी मां चामुंडा को जोधपुर की रक्षक भी माना जाता है और श्रद्धालुओं को मां चामुंडा माता के प्रति अटूट आस्था होती है। माना यह भी जाता है कि 1965 और 1971 में भारत और पाक युद्ध के दौरान जोधपुर पर गिरे बम को मां चामुंडा ने अपने आंचल में कवच पहना दिया था। किले में 9 अगस्त 1857 को गोपाल पोल के पास बारूद पर बिजली गिरने की वजह से चामुंडा मंदिर कण-कण होकर उड़ गया, लेकिन मूर्ति अडिग रही। मंदिर की कुछ प्राचीन परंपराओं में बदलाव भी किया गया। तो वहीं आदिशक्ति मां चामुंडा की स्तुति में कहा गया है कि जोधपुर के किले पर पंख फैलाने वाली माता तू ही है, तू ही हमारी रक्षक है। रियासतों के भारत और गणराज्य में विलय से पहले मंदिर में नवरात्र की प्रतिपदा को महिषासुर के प्रतीक भैंसे की बलि देने की परंपरा बंद की जा चुकी है। आपको बताते चले कि मां चामुंडा के मुख्य मंदिर का विधिवत निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़ के राठौड़ वंशशील को मां दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। राव जोधा को माता ने आशीर्वाद में कहा था कि जब तक मेहरानगढ़ दुर्ग पर चीरे मंडराती रहेंगी, तब तक दुर्ग पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो वहीं स्पेसएक्स अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके चलते ही स्पेसएक्स अब अगली पीढ़ी के यान बनाएगी और मौजूदा क्रू कैप्सूल का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ब्लू ओरिजिन की चौथी उड़ान की तैयारियां भी शुरू की जा रही हैं। स्पेसएक्स से जुड़ी खास जानकारियां देखिए इस रिपोर्ट में। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने 2020 के बाद से सरकारी और निजी अंतरिक्ष यात्रियों के 5 दल को अंतरिक्ष में भेजा और हर उड़ान के बाद कैप्सूल का फ्लोरिडा में स्पेस एक्स सेंटर में नवीनीकरण से गुजरते हैं और इस सेंटर को कंपनी ड्रैगन लैंड कहती है और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अब अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री यान बनाने में जुट गई, जिसके चलते उसने अपने नए ड्रैगन क्रू कैप्सूल का उत्पादन बंद कर दिया और उधर ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष की चौथी उड़ान की तैयारी में। और वहीं स्पेसएक्स के एक कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने अपने सारे संसाधन अब नई दौर की अंतरिक्ष यात्रा के कार्यक्रम के विकास पर लगा दिए और कंपनी बड़े यान के विकास की तैयारी में जुट गई और इसके तहत स्टारशिप, स्पेसएक्स मून और स्पेसएक्स मार्स रॉकेट बनाए जाएंगे और इंजन के विकास में आ रही बाधाओं और नियामक समीक्षा के कारण स्टारशिप को पेश करने में देरी हो रही है और कंपनी नए और बड़े यान में इसलिए भी जुटी है क्योंकि मौजूदा यान में 4 यात्रियों को ही ले जाने की व्यवस्था है। और वहीं साथ ही आपको बताते चलें कि स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने 2020 के बाद से सरकारी और निजी अंतरिक्ष यात्रियों के 5 दल को अंतरिक्ष में भेजा और हर उड़ान के बाद कैप्सूल का फ्लोरिडा में स्पेस सेंटर में नवीनीकरण से गुजरते हैं और इस सेंटर को ही कंपनी ड्रैगन लैंड भी कहती है। और वहीं ब्लू ओरिजिन की चौथी एस्ट्रो टूरिज्म उड़ान में कोई बड़ा नाम नहीं उधर और इस सेंटर को ही कंपनी ड्रैगन लैंड कहती है। ब्लू ओरिजिन की चौथी एस्ट्रो टूरिज्म उड़ान में कोई बड़ा नाम नहीं है और उधर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपनी चौथी एस्ट्रो टूरिज्म अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में। हालांकि इस बार इसमें यात्रा के लिए कोई बड़ा नाम अब तक सामने नहीं आया। तो वहीं इस चौथी व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ान में रोमांच चाहने वालों और सेलिब्रिटियों को अंतरिक्ष उड़ान के आनंद का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। और गौरतलब है कि एलन मस्क के अंतरिक्ष उद्यम स्पेसएक्स ने 47 स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारलिंक 4 मिशन 3 मार्च को सुबह 9:25 पर EST पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के पैड 39A से रवाना हुआ है और स्पेसएक्स का इस साल 52 प्रक्षेपणों में नौवां था
और फाल्कन 9 बूस्टर B1060 द्वारा उड़ाए गए मिशन ने जून 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से 11 उड़ानें पूरी कर ली हैं। और वहीं 47 स्टारलिंक उपग्रह अब कार्यक्रम की पहली पीढ़ी के तारामंडल में 2000 से अधिक अन्य लोगों में शामिल हो गए हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और जो दुनिया भर में यहाँ तक कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी उच्च गति, कम विलंबता इंटरनेट प्रदान करते हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारलिंक को वर्तमान में अपने नक्षत्र को 12,000 उपग्रह तक विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि स्पेसएक्स ने 30,000 और लॉन्च करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन तीसरे मिशन के दौरान 3 फरवरी को 49 स्टारलिंक उपग्रहों में से 38 एक भूचुंबकीय तूफान के कारण अपनी इच्छित कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गए तो जल गए। और वहीं इन्हीं खामियों के चलते अब स्पेसएक्स नई पीढ़ी का यान बनाने की जुगत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।